नमस्कार दोस्तों। मनोविज्ञान में वैसे बहुत सारी बातें हुआ करती हैं जिनका हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध होता है, लेकिन अभी तक भारत में मनोविज्ञान का समाज में उपयोग बहुत कम हुआ है। इसके कारण से हम इसके जो फायदे हैं उनसे बहुत वंचित रहे हैं। कई दिनों से हम लोग मनोविज्ञान में अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं और अधिकतर बातें हमारी शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर हुई हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि कुछ माहौल को बदला जाए और एक ऐसे विषय पर बात की जाए जो विषय हम लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जिस पर हम बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। यह विषय कितना महत्वपूर्ण है ये धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस सेशन में स्थापित होता जाएगा और हम लोग समझेंगे कि कैसे एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में हमने इस विषय की उपेक्षा की है और उसका खामियाजा हमको कितना ज़्यादा भुगतना पड़ा है। ये विषय है हमारा स्त्री और पुरुष संबंधों का और उनकी मानसिकता का। किस प्रकार से स्त्रियां और पुरुष सोचते हैं और कैसे वे व्यवहार करते हैं। दो बातें इंपॉर्टेंट है, उनकी सोच और उनका व्यवहार। इन दो चीजों पर हम लोग फोकस करेंगे। वैसे दिखने में हमको ऐसे स्त्री और पुरुष शारीरिक रूप से अलग लगते हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से इतने अलग हैं, इसके बारे में पिछली सदी तक गंभीरता से नहीं सोचा गया था। जैसे कल हम बात कर रहे थे बच्चों के बारे में कि बच्चों के बारे में भी 18वीं सदी तक, या कहिए कि 19वीं सदी का आधा भाग चला गया, 1857-58 हो गए, तब तक बच्चों के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा गया। ठीक है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ऐसा ही उनके प्रति हमारा एटीट्यूड रहा। लेकिन 19वीं सदी खत्म होते होते और 20वीं सदी शुरू होते होते हमारा ध्यान गया, हमारा यानी मनोवैज्ञानिकों का, भारत का नहीं, एक मैं उस साइंस के रूप में कह रहा हूँ, तो मनोवैज्ञानिकों का ध्यान गया कि बच्चे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी सार संभाल करना इतना आसान नहीं जितना समझा जाता है। और उस सार संभाल का रिजल्ट अगर हम देखें व्यापक रूप से तो बहुत बड़ा होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कल हमने पढ़ा भी था, क्रो ने ये बोला कि ये जो 20वीं सदी है बालकों का काल होगी, और वाकई में 20वीं सदी में उस पर खूब काम किया गया। आज मैं जिस विषय को छू रहा हूं, हो सकता है अब आने वाले समय में ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाए, और मैं एक तरह से उसकी प्रारंभिक बात कर रहा हूं। हालांकि इस पर खूब सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, खूब सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक भी ये विषय विश्व जगत में, और भारत को तो आप अभी उसमें नहीं लीजिएगा गंभीरता से, यहां पर भी इसके बारे में सोचा नहीं गया है। स्त्री पुरुष संबंधों का महत्व क्या, सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा रुचिकर है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग स्त्री पुरुष मानसिकता के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है, ये विषय क्यों महत्वपूर्ण है, उसके 5 कारण हैं। उन कारणों को आप लोग गहराई से समझिएगा। 5 कारण हैं जिनकी वजह से हम लोग इस विषय को यहाँ रख रहे हैं। सबसे पहला कारण है ये जो संबंध है स्त्री और पुरुष का, ये। दूसरा, बच्चे। तीसरा, हमारा समाज। चौथा, हमारा देश। और 5वां, हमारा जीवन। ये 5 कारण हैं
जिनके भीतर ये स्त्री पुरुष मानसिकता काम करती है, और अगर हम इस मानसिकता को ठीक से समझें तो नज़ारा बदल सकता है। बात हम लोग इस संबंध से करेंगे, स्त्री पुरुष संबंध से। देखिए, ये एक ऐसा संबंध है, मैं केवल इन संबंधों के बारे में बात कर रहा हूं जिनका विवाह हो गया, जो परमानेंट साथ रह रहे, उन संबंधों के बारे में बात कर रहा हूं। ये थोड़ा सा ध्यान रहे। एक तो मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूं, और दूसरा मैं बात कर रहा हूं पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में। यानी ये जो संबंध है ये पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, चाहे हमारे एशिया में हो, उनमें कैसे हैं। अलग अलग जातियां हों, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्त्री पुरुष संबंध वैसे ही काम करते हैं। अलग अलग संप्रदाय हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी बाउंड्रीज तोड़ के और मैं बात कर रहा हूं। हम जब यहां बात करेंगे तो हमारा संदर्भ बहुत बड़ा है, और एक्रॉस कम्युनिटी, एक्रॉस कास्ट, एक्रॉस रिलीजन, एक्रॉस कंटिनेंट्स, एक्रॉस रेस वो रहेगा। यानी हम पूरे विश्व को एक गांव मान के बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो संबंध है, ये संबंध क्यों महत्वपूर्ण है संबंध की दृष्टि से। देखिए, ये संबंध अगर स्वस्थ रहेगा तो इसका कोई औचित्य होगा। ये संबंध, स्त्री पुरुष संबंध अगर स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, तो इसका कोई औचित्य निकलेगा। और वो इसलिए कि व्यक्ति अपने जीवन में जिस संबंध में सबसे लंबे समय तक जीता है वो स्त्री पुरुष संबंध होता है। 25 वर्ष को अगर हम मान लें कि 25 वर्ष में शादी होती है, तो 25 वर्ष तक हम लोग माता पिता के साथ रहे। अब 25 वर्ष से जिसके साथ हम रहने जा रहे हैं, वो अब आजीवन साथ रहना है। बीच में बच्चे भी होंगे, लेकिन बच्चे भी छोड़ के चले जाएंगे बाद में। तो सबसे ज्यादा चिरस्थायी संबंध ये रहने वाला है। और अगर ये संबंध स्वस्थ रहता है, इसमें प्रसन्नता रहती है, इसमें संतुष्टि रहती है, तो इस संबंध का औचित्य निकलेगा। नहीं तो उसके जो परिणाम आगे हम पढ़ेंगे, उसके परिणाम जो होंगे वो दूसरों को बहुत परेशान करेंगे। इस संबंध में रहने वाले लोगों को नहीं, इसके साथ जुड़े हुए अन्य लोगों को भी। तो इस संबंध का स्वस्थ होना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो बच्चे इस संबंध के कारण पैदा होते हैं, उन बच्चों पर भी इस संबंध के स्वास्थ्य का असर पड़ता है। अगर ये संबंध ठीक है, समृद्ध है, स्वस्थ है, हंसी खुशी चल रहा है, तो बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और अगर इस संबंध को ठीक से नहीं निभा पाते हैं तो इन बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और अभी पूरी दुनिया उन दुष्प्रभावों से भरी पड़ी है। पूरी दुनिया के बच्चे इस संबंध के दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं, मानसिक रूप से भी झेल रहे हैं और शारीरिक रूप से भी झेल रहे हैं, दोनों तरह से झेल रहे हैं। तो बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। तीसरा, समाज की दृष्टि से हम कहते हैं समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है, पूरा एक जाल है, अलग अलग तरह के संबंध है। लेकिन उन संबंधों में सबसे क्रूशियल संबंध यह है, बाकी सारे संबंध इसके चारों ओर है। तो अगर यह संबंध ठीक चला तो हमारा पूरा समाज भी ठीक चलेगा, हमारे समाज में भी खुशी रहेगी। और आजकल जो इंडेक्स आता है हैप्पीनेस इंडेक्स का, वो हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा रहेगा, इसलिए यह जरूरी है। फिर एक देश के रूप में इस स्त्री पुरुष संबंध का क्या महत्व है? तो कहने को तो अभी हमको समझ में नहीं आएगा स्त्री पुरुष संबंधों का देश से क्या लेना देना। लेकिन अगर स्त्री पुरुष संबंध ठीक रहेंगे, वो ठीक चलेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो वो देश भी मजबूत होगा। क्योंकि इस देश में फिर इन संबंधों के कारण उत्पादकता में जो कमी आ रही है वो नहीं आएगी और उत्पादकता बढ़ जाएगी। हालांकि आप यूं तुलना मत करिएगा कि चीन और अमेरिका में कोई ये संबंध बहुत मजबूत है, उसके कारण वहां उत्पादकता ज्यादा है, ऐसा नहीं है। वहां की उत्पादकता कुछ लोगों की है, ज्यादातर लोग जो वहां की सोसाइटी में हैं
वो अभी भी मध्यम वर्ग में और गरीबी से जूझ रहे हैं। तो जिसे हम कहते हैं उत्पादकता, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी ज़्यादा है कि उसकी समृद्धि। और समृद्धि का आजकल नया जो पैमाना है वो है कि उस समाज में शिक्षा कैसी है, उस समाज का स्वास्थ्य कैसा है, उस समाज की औसत इनकम कितनी है, उस समाज में हंसी खुशी कितनी है। तो देश पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट है जीवन का। देखिए, हम यहाँ पर आए हैं इस धरती पर तो एक जीवन जीने के लिए आए हैं, और हम अपना जीवन जीना चाहते हैं अच्छे से, उस जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। भले ही नहीं चाहते हैं, चाहना चाहिए था कि हम एक सार्थक जीवन जिएंगे और उसका कोई न कोई सार्थक मतलब इसका कोई न कोई अर्थ निकालेंगे। लेकिन अगर हम इस संबंध के जाल में परेशान हो गए तो हमारे जीवन का अर्थ भी नहीं निकल पाएगा। ये संबंध हमारे उस अर्थ को ढक देगा, क्योंकि वो संबंध तो एक रियलिटी है। ये जो स्त्री पुरुष संबंध है, ये एक रियलिटी है हमारे जीवन की, इसको हम नकार नहीं सकते। कितने लोग इस संबंध से दूर भागेंगे, कितने लोग इस संबंध से दूर भागेंगे? ज्यादातर को इस संबंध के अंदर जीना पड़ेगा। ये हमारी एक वास्तविकता है। ये इंस्टीट्यूशन, ये संस्था, ये हमारी एक वास्तविकता जिसके भीतर हमको जीना पड़ेगा। अब हमारे पास एक तरीका है कि हम इसके भीतर अपने जीवन को मार दें, खत्म कर दें, या फिर इस संबंध को सार्थक बनाकर जीवन को सार्थक बना लें। जब ये संबंध सार्थक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो हमारा जीवन भी सार्थक और स्वस्थ हो जाएगा, और हमारे बच्चे भी हंसी खुशी बड़े होंगे, अच्छे खिलखिलाते हुए बड़े होंगे, हमारा समाज भी मस्त होगा और हमारा देश भी मस्त होगा। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है। ये विषय इतना छोटा नहीं है दिखने में, जैसा दिख रहा है। क्या स्त्री पुरुष संबंधों पे कोई बात होती है क्या? ये कोई गंभीर बात है क्या किसी देश के लिए करने की? लेकिन मैं समझता हूं कि आज के युग में हमको इस संबंध पे विस्तार से बात करनी चाहिए, हर मीडियम से बात करनी चाहिए। अब ये वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अखबार के किसी रंगीन पन्ने में कभी कभी दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस पर सब कुछ टिका हुआ है और इस पर हमको बात करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि इतनी बातें हैं जो इस संबंध के नीचे दबी हुई हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही, और उनके कारण से हमारे समाज में अनेक समस्याएं, अनेक समस्याएं, केवल इस संबंध के ठीक नहीं चलने के कारण। पहली बात कि जो हम विषय ले रहे हैं उस विषय का महत्व क्या है। दूसरी बात, स्त्री और पुरुष में अंतर क्यों है? क्या ये खाली शारीरिक अंतर ही है जो हमको दिखाई देता है, या उससे कुछ ज्यादा है? तो इस अंतर के कई कारण हैं। पहला कारण शारीरिक है। भगवान ने इसी हिसाब से प्रोग्रामिंग की है। एक शरीर पुरुष जैसा दिखता है और एक शरीर स्त्री जैसा दिखता है। दूसरा मानसिक कारण है। ये भी ईश्वर ने ऐसा बनाया है ढांचा कि उनके अंदर मानसिक विभेद भी है। यही हम बात करना चाह रहे हैं कि अभी तक हम मान रहे थे कि इनके बीच में शारीरिक अंतर है, लेकिन जब विद्वानों ने अध्ययन किया तो पता लगा कि शारीरिक से भी ज्यादा मानसिक अंतर है। शारीरिक अंतर तो कुछ भी नहीं है। हम तो यही कहानी खत्म करके बैठे थे। वो कह रहे हैं मानसिक अंतर बहुत ज्यादा, और जब तक इस मानसिक अंतर को नहीं समझेंगे तब तक वो संबंध ठीक से नहीं चलेगा। इस पर जब तक बात नहीं होगी खुलकर। और मानसिक अंतर के बारे में एक जो विद्वान है जिनकी किताब का मैं आगे आपको संदर्भ दूंगा, जॉन ग्रे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे लगता है जैसे ये दो अलग अलग प्रजातियां हैं, एक मानव प्रजाति नहीं है, और जैसे दो अलग अलग ग्रहों के जीव हैं। एक ऐसा लगता है एक तो मंगल ग्रह का जीव है और एक शुक्र ग्रह का जीव है। उन्होंने इतना तक कह दिया कि इतना डिफरेंस है। जब हम स्टडी करने लगे, गहराई में गए, तो पता लगा कि इतना बड़ा डिफरेंस है। हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया और इसकी कभी सिस्टमेटिक स्टडी भी नहीं हुई। तो दूसरा है मानसिक, और तीसरा शरीर क्रिया, अंदर जो हलचल है शरीर में, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, उसका फर्क है। हॉर्मोन्स जैसे काम करते हैं उसका फर्क है। ब्लड में कुछ चीजें हैं उसका फर्क है। तो शरीर का तो आपको पता है कि शारीरिक रूप से बहुत सारी चीजें हैं जो पुरुषों में ज्यादा होती है। वजन पुरुषों में ज्यादा होता है,
हाइट पुरुषों की ज़्यादा होती है, ताकत पुरुषों में ज़्यादा होती है, फिजिकल पावर जिसे कहते हैं वो पुरुषों में ज़्यादा होती है, ये तो ठीक है। लेकिन रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्त्रियों में ज़्यादा होती है। अगर पूरे शरीर के सारे पैरामीटर्स को हम चेक करें तो एक चीज ऐसी है जो स्त्रियों में ज्यादा होती है, वो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। और दूसरा, परिपक्वता स्त्रियों में पहले होती है। शारीरिक रूप से हम देखें तो परिपक्वता पहले आती है। बाकी सारी चीजें मान लिया पुरुषों में ज्यादा है, लेकिन परिपक्वता, शरीर पहले परिपक्व होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता स्त्रियों की ज्यादा होती है। इसके कारण से स्त्रियां ज्यादा जीती हैं। दुनिया में पुरुष पहले जाते हैं, स्त्रियां अमूमन बाद में जाती हैं। कहीं भी आप देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, वो देखेंगे, किसी भी देश की देखेंगे तो ज़्यादातर में आपको फ़र्क ये मिलेगा कि स्त्रियां ज़्यादा जीती हैं और पुरुष पहले ही चले जाते हैं। ये शारीरिक अंतर है। मानसिक रूप से स्त्रियों में भगवान ने कुछ चीज़ें ज़्यादा दे रखी है। एक तो उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त, ये ज़्यादा दे रखी है। मेमोरी ज़्यादा होती है। और दूसरी, उनका भाषाई विकास बहुत ज़्यादा, लैंग्वेज पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा विकसित होती है। यानी उनकी मेमोरी ज़्यादा रहती है। वो जैसे 70 साल का एक पुरुष और 70 साल की एक महिला है, तो पुरुषों की मेमोरी धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन स्त्रियों की रहती है। उनकी याददाश्त में कमी नहीं आती है, उनकी याददाश्त वैसी इंटैक्ट रहती है। फिर उनकी भाषा का विकास जल्दी होता है, जल्दी बोलना शुरू करती हैं और फिर ज़्यादा भी बोलना शुरू करती हैं, और फिर वो स्पष्ट भी बोलती हैं। इसलिए आप देखेंगे टीवी पे, कहीं पे भी अनाउंसमेंट वगैरह सब जगह रखते हैं तो स्त्रियों को रखते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ बड़ी स्पष्ट होती है। तो लैंग्वेज कमांड उनका ज़्यादा होता है। और कहते हैं इसके कारण नॉलेज की एक्विजिशन, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता भी उनकी ज़्यादा होती है। जिनका भाषा पर कमांड ज़्यादा होगा, जिनकी मेमोरी ज़्यादा होगी, तो नेचुरली उनके पास नॉलेज ज़्यादा इकट्ठा होने ही वाला है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ये फर्क है। और शरीर क्रिया में जो हार्मोन्स हैं, उनके कारण दोनों में अंतर होता है। ये विभेद होने के अलग अलग कारण हैं, शरीर का, मानसिकता का और शरीर क्रिया का। हार्मोन्स होते हैं, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो अलग तरह से काम करता है, लेकिन वो केवल इसी वजह से काम नहीं करता है कि उसमें शारीरिक लक्षण अलग दिखाता है, वो उसके साथ साथ उसके व्यवहार में भी प्रकट होता है। और जो एंड्रोजन हार्मोन है, पुरुषों का जो एंड्रोजन हार्मोन है, वो भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। तो दोनों के व्यवहार में इसके कारण अंतर आता है। तो दोनों में अंतर क्यों है, इसके ये अलग अलग कारण हो गए। पहली बात तो ये थी कि विषय महत्वपूर्ण क्यों है, दूसरी बात इनके अंदर अंतर क्यों है। हम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अंतर किसमें, सोच और व्यवहार में, और ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, क्या हमने जैसे कहा महत्वपूर्ण है, तो क्या हम इसको महत्वपूर्ण मानते हैं क्या? और हम भारत के संदर्भ से ही बात कर लेते हैं। इस अंतर को हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं क्या? तो हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इस अंतर का रेस्पेक्ट करना हमने सीखा ही नहीं अभी तक, और इसी के कारण से समाज में अधिकतर समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हैं, और चाहे वो मानसिक समस्याएं हैं। उनकी जड़ में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम मिलेगी आपको। जितनी भी हम कहते हैं, पारिवारिक हिंसा के कारण समझ लीजिए, आत्महत्याओं के कारण समझ लीजिए, मानसिक बीमारियों का कारण समझ लीजिए, दुनिया भर की चीजें हैं जो इसके नीचे है, क्योंकि हम इस संबंध को अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट मान ही नहीं रहे। तो विवाह से पहले हम बिल्कुल इस पर ध्यान ही नहीं देते। यानी विवाह से पहले हम
किसी भी तरह का प्रशिक्षण बच्चों का नहीं करवाते हैं, ना तो हम घर में करते हैं, ना स्कूल में होता है, ना कॉलेज में होता है, किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं है। एक संस्था के अंदर प्रवेश होने का हम लोग काम शुरू करते हैं, यानी विवाह को एक आप संस्था मानिए, उस संस्था में जा रहे हैं, तो उस संस्था में जाने से पहले उसके बारे में किसी भी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं है। जैसे हम लोग किसी हॉस्टल में रहने जा रहे हैं तो हमको समझाया जाता है कि हॉस्टल के नियम कायदे क्या हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग किसी नौकरी में जाते हैं तो हमको समझाया जाता है कि यहाँ पर इस तरह के कायदे हैं। इस संस्था में प्रवेश करने से पहले किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। वो फेरे या निकाह होती है, उस समय में वो जरूर पंडित और मौलवी ये बातें करते रहते हैं, ये सारी वो हाँ भरते हैं एक दूसरे की, लेकिन अब नहीं ध्यान दिया जाता उस पर। वो कह रहे हैं जल्दी कराओ फेरे, वो जो बातें कह रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसको कहाँ कौन ध्यान से सुनता है। अब तो वो जो संस्कार है वो बहुत छोटा पार्ट हो गया विवाह का। अब तो विवाह का मोटा पार्ट तो खाना है, खाना कहाँ पर है, वो खाना है, लेकिन ये जो मूल संस्कार है वो तो कहीं कहीं दब गया है। इस बारे में ना घर में चर्चा होती है, ना कॉलेज में चर्चा होती है, ना ये मीडियम जिसे मीडिया कहते हैं ये इस पर चर्चा करता है। तो विवाह से पहले इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। और दो अनजान व्यक्तियों को जिनका व्यवहार बिल्कुल भिन्न है, उनको एक साथ रहने को कह दिया जाता है। आप जैसे सर्कस में डाल दिया एक साथ, अब आपको नहीं पता कौन किसके साथ क्या व्यवहार करेगा, वो एक दूसरे के बारे में परिचित ही नहीं है, जानते ही नहीं, उनको साथ रख दिया। वो कोशिश करते हैं क्योंकि मानव हैं दोनों, तो उनके अंदर एबिलिटी तो है, किसी न किसी तरह से एडजस्ट करने की एबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो समझते नहीं इस चीज को। जैसे उनको कहा कि किसी नौकरी में जाना है तो उनका वहां पर एक सीनियर है, एक उनका जूनियर है, उनको सब पता है इनके साथ कैसे व्यवहार करना है, वहां तो समझाया हुआ है। कहीं भी हम जाते हैं किसी भी संस्था में, जैसे कॉलेज में हम जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पर मालूम है कि वहां प्रोफेसर साहब है, उनसे कैसे बात करनी है, आपको अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना, कुछ कुछ चीजें मालूम है। लेकिन यहां पर दो व्यक्तियों को, अनजान लोगों को साथ कर दिया जाता है, उनका कोई प्रशिक्षण नहीं। कितना खतरनाक खेल है आप सोचिए। उनको नहीं समझा गया कि पुरुष समझाया जा रहा है कि देखो महिलाओं का व्यवहार ऐसा होता है, इस स्थिति में तुम्हें ये ध्यान रखना। महिला को ये नहीं बताएगा कि पुरुषों का व्यवहार ऐसा होता है, इसके बारे में तुम्हें सजग रहना है। किसी भी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं है। और अंग्रेजी में हम कहें तो पीपल टेक दिस फॉर ग्रांटेड कि ठीक है ये पति है तो है, ये पत्नी है तो है, बस। इससे ज्यादा उसका महत्व या एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना कोई लॉजिक वो मन में बैठता ही नहीं। मैं पति हूं तो मेरे सर्टेन राइट्स हैं, अधिकार हैं, मैं पत्नी हूं तो मेरे कुछ अधिकार हैं, बस, और कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। लेकिन उस रिलेशन की समझ या उस रिलेशन को बहुत ज्यादा स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में कभी कोई गंभीर चिंतन होता नहीं है, पारिवारिक स्तर पे भी, सामाजिक स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो हम इस जो ये हमारा संबंध है इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, ये भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे किन दो किताबों ने इस चैप्टर को प्रस्तुत करने में मदद की है, उन दो किताबों को मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। एक किताब है मेन आर फ्रॉम मार्स, बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी है उन्होंने। मेन आर फ्रॉम मार्स, मार्स कहते हैं मंगल को, वीमेन आर फ्रॉम वीनस। जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था, ऐसे लगता है कि ये दोनों जीव अलग अलग ग्रहों से आए हुए हैं। जैसे वो पीके फिल्म में आया था ना, वो अलग ग्रह का जीव था आमिर खान, तो ऐसे मार्स और वीनस से आए हुए जीव हैं दोनों। और ये जो किताब है ये जॉन ग्रे ने लिखी है। उसके जीवन में एक ऐसी, जो उन्होंने परिचय में बताया कि जीवन में एक ऐसी दुर्घटना घटी, तो पहली बार समझ में आया कि स्त्री पुरुष संबंध खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जॉन ग्रे की किताब है मैन आर फ्रॉम मार्स, जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, हिंदी अनुवाद मुझे याद नहीं कहीं आया होगा अभी तक यहाँ पे। जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं उनको बहुत मजा आएगा, वो जिएंगे इस किताब को। तो इस किताब को पढ़ेंगे तो इसको जिएंगे कि हाँ यार ये समस्या थी, अगर मैं इस बात को ऐसे लेता तो शायद हमारे बीच में संबंध खराब नहीं होते, या अभी तक जो हमारे बीच में खालीपन चल रहा है वो खालीपन नहीं रहता। ये जो विवाह हो रखे हैं भारत में, तो उनमें खालीपन का लोग ज़्यादा कहते हैं कि उदासीनता आ जाती है। उदासीनता आने का कारण यही है
कि हम मान लेते हैं कि ठीक है अब कहाँ जाएंगे, यही रहना है। वेस्टर्न कंट्रीज में वो ज़्यादा चले गए, दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए। हम तो बिल्कुल उदासीन होकर बैठ के कहाँ जाएंगे, और वो वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा आगे चले गए, वो छोड़ रहे हैं। अब कोई भी सेलिब्रिटी का आप देखो, पता करना पड़ता है कि ये वो उसके तीसरी माँ थी और उसके वो दूसरे पिता थे, इस तरह की बातें वहाँ चल रही। तो वो भी एक्सट्रीम पे चले गए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के चक्कर में वो ऐसी जगह पे चले गए कि जहाँ उनको पता ही नहीं अब हमारा क्या अस्तित्व है, और हम उदासीन होकर बैठ गए। तो एक किताब तो ये मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस बाय जॉन ग्रे, और दूसरी किताब है, ये अपने आप में जो शीर्षक है वो संकेत कर रहे हैं बहुत बड़ा। दूसरी किताब है मैन डोंट लिसन, यानी आदमी सुनता नहीं है। मैन डोंट लिसन, वीमेन कांट रीड मैप्स, और महिलाएं नक्शे को नहीं समझ सकती। आगे जाके हम पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में कि आदमी सुनता कम है। कहने को तो हम सुन रहे हैं, लेकिन सुनना और वो ध्यान से सुनना अलग अलग होता है। तो आदमी सुनने की आदत नहीं है आदमी की। दूसरा, वीमेन कांट रीड मैप्स, तो वीमेन को प्रॉब्लम आती है नक्शे ढूंढने में। किसी शहर में, अनजान शहर में जाए तो आदमी बता देगा, वहाँ से जाके तीसरी गली चौथी गली ऐसे बोल देगा, लेकिन महिलाएं वो नहीं समझती, इतना फास्ट एकदम उनके दिमाग में बैठता नहीं। उनको तो आपको हर चीज़ स्पष्ट बतानी पड़ेगी। और वो मेंटल मेकअप ऐसा ही है, जैसे महिलाएं कार चला लेंगी लेकिन उनको बैग का गियर लेने में बहुत दिक्कत आती है, गाड़ी को बैग लेने में, बैग घुमाने में उनको बहुत ज़्यादा झंझट आता है। यानी ये पूरा जो मेंटल मेकअप है इतना विचित्र है, हम सोच भी नहीं सकते, और हमें बड़ा पश्चाताप होना चाहिए कि इस चीज़ को हमने पहले क्यों नहीं समझा। तो ये एक किताब है, और ये हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, बारबरा और एलन, उन्होंने लिखी है। बारबरा और एलन पीस है, उन्होंने लिखी है, इन्होंने भी। तो इन दोनों किताबों में सैकड़ों अंतर बताए गए, सैकड़ों अंतर पुरुषों और स्त्री की मानसिकता के बारे में। मुझे 1 घंटे में समेटना बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि कभी मुझे लगता है जैसे खुली क्लास हो, 300-400 लोग हों और 4-5 घंटे तक ये बात हो, तो इस बात को ठीक से कहा जा सकता है 1 घंटे में समेटना। लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास कोई चीज़ है, जानकारी है, तो मैं आपके साथ शेयर करूं। और ये लॉकडाउन का फ़ायदा यही है कि हम लोग आने वाले जीवन को और बेहतर ढंग से कैसे जिएं, इस पर कुछ बातें हो जाएं। हमारे पास जो कुछ भी है उसको हम शेयर कर लें तो अच्छा है। अब मैं कुछ डिफरेंस बताता हूँ, जैसे सैकड़ों डिफरेंसेज इनके बीच में, कुछ डिफरेंसेज बताता हूँ जिनको आप एंजॉय भी करिए और समझिए। सबसे पहला, एक संबंध के रूप में, रिलेशन के रूप में महिला कैसे जीती है, मानसिक रूप से उस संबंध को कैसे जीती है। तो महिलाएं मानसिक रूप से इस संबंध में अपना संपूर्ण झोंक देती है। जिस संबंध में भी है अपना पूरा झोंक देगी, संपूर्ण, वो टुकड़े टुकड़े नहीं जी सकती। और अधिकतर संबंधों में महिलाएं थोड़ी ज्यादा परिपक्व होती हैं, उस संबंध को पूर्णता से जीती है। पुरुष उतनी पूर्णता से जी नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े में जीने की कोशिश करता है। महिला जिसके साथ भी होगी पूर्णता से होगी, अपनी बहन के साथ होगी तो पूरी समर्पण से होगी, पिताजी के साथ होगी तो पूरा समर्पण के साथ, पति के साथ तो पूरा अपना हॉल, अपना सब कुछ उस रिलेशन में डाल दिया, बच्चा तो बच्चे के साथ अपना पूर्ण डाल दिया। तो महिलाएं पूर्णता से जीती है, आदमी टुकड़े टुकड़े जीता है। अब देखिए, मैं जो ये बातें कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि पुरुष गलत है कि महिलाएं गलत है। पुरुषों की अपनी खासियतें हैं, महिलाओं की अपनी खासियतें हैं। आखिर में जाकर हम इसी निचोड़ पर आएंगे। इसका मतलब पुरुषों को ब्लेम करना नहीं है, हालांकि ब्लेम करना चाहिए, पुरुष हैं तो इस लायक, भारत के पुरुष तो कम से कम इस लायक हैं, उनको ब्लेम करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं हम लोग एक हेल्दी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचे, एक अच्छी समझ पर हम लोग पहुंचे, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो एक तो संबंधों के मामले में महिलाएं संपूर्णता से जीती हैं अपने संबंधों को, और पुरुष टुकड़े टुकड़े जीता है। वो घर में है तो बच्चों के साथ टुकड़े में पूरा इन्वॉल्व नहीं है, नहीं पता उसको कि बच्चों की टाई कहाँ है, बच्चों की क्लास कहाँ है, बच्चे का होमवर्क कहाँ है, उस पर वो पूरा ध्यान नहीं दे पाता, उसकी दुनिया अलग है। दूसरा, प्राथमिकताएं, क्या प्रायोरिटीज होती हैं।
पुरुषों की प्राथमिकताएं क्या, महिलाओं की प्राथमिकताएं क्या है। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब हम समझ जाएंगे, देखो ये दोनों को समझना है, स्त्री को समझना है कि पुरुष ऐसा ही होता है, पुरुष को समझना है कि महिलाएं ऐसी होती है। जब हम समझ जाएंगे कि ये दोनों ऐसे ही होते हैं, फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। झगड़ा कहां हो रहा है? मूल रूप से झगड़ा ये हो रहा है कि पुरुष कह रहा है कि महिलाएं हमारे जैसी क्यों नहीं हो रही है, महिलाएं कह रही कि पुरुष हमारी तरह क्यों नहीं सोच रहा है, वो हमारी तरह व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है। महिला पुरुष सोचता है ये इसका व्यवहार ठीक नहीं है, मैं जैसे चाह रहा हूं वैसे व्यवहार नहीं हो रहा है। सोच और व्यवहार एक करने की जो कोशिश होती है वही झगड़ा है मूल रूप से। उस झगड़े ने पूरे भारत के समाज को छिन्न भिन्न कर रखा है। कुछ लोग तो झगड़ लेते हैं, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं झगड़ते, उदासीन हो जाते हैं। तो उदासीन होना भी तो खतरनाक चीज है और बच सकते नहीं संबंध से। ये संबंध तो शाश्वत है, जैसे आत्मा शाश्वत है वैसे ये भी शाश्वत है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। तो एक ही तरीका, या तो इससे दूर भाग लो, सन्यासी हो जाओ, और या इसको जी लो। और जैसे मैंने कोरोना के बारे में भी आपको कहा था, या तो इसके डर जाओ या इसको समझ लो। समझ लोगे तो कुछ नहीं होगा, एंजॉय करोगे, और नहीं समझोगे डर लगेगा। तो इसको समझ लो आप। पहला, ये संबंध में मामले में महिलाएं पूर्णता से जीती हैं, पुरुष खंड खंड जीता है। वो जीता है तो महिला को मान लेना चाहिए कि अब इसको ज्यादा प्रेशराइज करना ठीक नहीं है, ये ऐसे ही जीता है। दूसरा, प्राथमिकताएं। प्राथमिकताएं, महिलाओं की प्राथमिकताएं अपना परिवार है, उसको अपना परिवार सब कुछ लगता है, फैमिली। अब चाहे वो पढ़ी लिखी महिला है, चाहे वो अमेरिका की महिला है, चाहे वो भारत की महिला है, चाहे वो राजस्थान की है, गुजरात की है, पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी है, कुछ भी है। मैंने कहा ना, वो सारी चीजें तो भूल जाओ। ये पढ़ी लिखी महिलाएं अलग होती है, अनपढ़ महिलाएं अलग होती है, इस चक्कर में मत पड़ो। या पढ़े लिखे पुरुष ज्यादा समझदार होते हैं, अनपढ़ पुरुष समझदार कम होते हैं, इस चक्कर में भी मत पड़ो। ये सारी हमारी भ्रांतियां हैं। मैं कई बार इसको तोड़ूंगा, आपकी भ्रांतियों को। तो ये प्राथमिकताओं में महिलाओं के लिए प्राथमिकता खुद का परिवार होता है। उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है उसकी फैमिली। उसकी फैमिली ठीक है, सब कुछ ठीक है। और फैमिली में हस्बैंड भी शामिल है, हस्बैंड भी शामिल है। हस्बैंड की बनियान फटी हुई है तो वो उसकी प्रायोरिटी में है, बच्चे प्रायोरिटी में है, उसका अपना परिवार प्रायोरिटी में। उसके लिए प्राथमिकता यही है। पुरुष के लिए प्राथमिकता परिवार के बाहर का जीवन है। व्यवसाय भी है, उसके दोस्त हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, मोदी जी है, राहुल गांधी है, धरती है, समुद्र है, उसके दुनिया भर के टेंशन है, उसको लेके वो परेशान रहता है। वो उसको लेके परेशान रहता है। आज अखबार में क्या आया, आज ये हो गया, उसकी जाति संकट में है, उसका समाज संकट में है, उसका संप्रदाय संकट में है, उसका देश संकट में है। महिलाएं ऐसी बातें नहीं करती फालतू की। उनका परिवार जब तक ठीक है, जब तक उनको कोई संकट महसूस नहीं होता है। अगर वो भी पुरुषों की तरह संकट करने लग जाए तो घर बिखर जाए, बच्चे खाना नहीं खाएं सुबह शाम तक। अगर इन पुरुषों के जाति संप्रदाय के संकट में उलझ जाएं तो खाना भी नहीं बना शाम का। बोले जाति संकट में खाना क्या खाएं, बच्चे भूखे मर जाएं लोगों में, है ना इंटरेस्टिंग। तो इनके लिए परिवार प्राथमिकता है और उनके लिए बाहर का जीवन, पुरुषों के लिए बाहर का जीवन महत्वपूर्ण है। तो पहला तो संबंधों के मामले में महिलाएं कैसे सोचती है, पूर्णता में वो खंड खंड। दूसरा, प्राथमिकताओं में महिलाओं के लिए परिवार का महत्व है और इनके लिए बाहर का जीवन महत्व। अब प्रॉब्लम यही होती है, महिलाएं अखबार नहीं पढ़ती है ज्यादा। अब पुरुष को लगता है वो मैं जैसे अखबार पढ़ रहा हूं, वो मेरी तरह अखबार में मेरे से डिस्कशन करे। वो कहां डिस्कशन करे, आपकी तरह डिस्कशन करेगी तो घर का काम कौन करेगा। तो अखबार पढ़ती है, वो अखबार पढ़ती है, बाद में पढ़ती है, थोड़ा सा अपने काम की चीजें पढ़ लेती हो। जो आदमी दिन भर एक एक लाइन पढ़ता है, उसमें से वो काम की चीज तुरंत पढ़ लेती है, ये काम की चीज है, और निर्णय भी अच्छा लेती है लास्ट में जाके। और पुरुष कंफ्यूज रहता है। अब ये ब्यूटी है, देखो पुरुष की भी अपनी ब्यूटी है, ये उसका ऐसा होना जरूरी है। लास्ट में जब हम कंक्लूजन पे आएंगे तो हम किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे सबकी अपनी अपनी ब्यूटी है, हमें इस ब्यूटी को जीना आना चाहिए। हम एक रस करने के चक्कर में परेशान हो रहे हैं और इस चक्कर में झगड़ा, इस चक्कर में ही झगड़े हैं सारे के सारे। और मैं इन किताबों के आधार पर कह रहा हूं और मेरा जो मनोविज्ञान का ज्ञान है उसके आधार पर कह रहा हूं, और मैंने कुछ अनुभव भी किए।
2 साल पहले मैं एक परिवार कल्याण समिति में किसी कोर्ट, यहाँ के स्थानीय कोर्ट के लिए सहयोगी के रूप में काम कर रहा था, तो वहाँ मैंने खूब सारे मुद्दे सुने और मैंने सैकड़ों लोगों को वापस अपने घर भेजा राजी खुशी का, आप अपने घर जाओ राजी खुशी। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं थे, घर बिखर जाते हैं इन मुद्दों पे, घर बिखर जाते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, घटिया जीवन जीते हैं वो जो अच्छा जी सकते थे। बात पैसों की नहीं है, पैसा खूब हो सकता है, बड़ी डिग्री हो सकती है, IAS हो सकते हैं, भारी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज गड़बड़ है तो जीवन नरक हो जाता। बाकी सारी उपलब्धियां गौण हो जाती अगर आपको ये समझ नहीं है तो। वो जीवन खोखला हो जाता है एकदम से। और ये अगर समझा जाए, समाज में सब समझने लगे एक दूसरे को, तो मुझे लग रहा है कि वापस ठहराव आ जाएगा, एकदम से शांति हो जाएगी। इसलिए मैंने ये चैप्टर आपके सामने आज रखा है और बहुत हिम्मत से रखा है। इसके लिए बहुत इतने शब्द चाहिए, इतना ज़्यादा वो चाहिए कलेवर, उतना मुझ में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्राथमिकताएं, तो पहला संबंध, दूसरा प्राथमिकताओं का अंतर सोच और व्यवहार में क्या होता है, तीसरा ओरिएंटेशन, या ओरिएंटेशन का हिंदी ठीक ठीक क्या अनुवाद करोगे, लेकिन वो मैं कह रहा हूं दृष्टिकोण, ओरिएंटेशन। तो महिलाओं का जो ओरिएंटेशन होता है वो एक साथ कई फील्ड में काम करता है। महिलाएं एक समय में 4 काम कर सकती हैं, पुरुष एक समय में एक ही काम कर सकता है। महिलाएं एक समय में 4 काम एक साथ कर सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते, विलक्षण क्षमता है। पुरुष एक ही काम करेगा। महिलाएं खाना बनाएंगी, उस समय टीवी बिल्कुल लाइन से रखेंगी, ऐसे टीवी देखेंगी आराम से, टीवी में कोई सीन मिस नहीं होगा, सब्जी रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चे का उनको पूरा ख्याल है कि बच्चा कहाँ खेल रहा है, ध्यान है। अचानक कोई घंटी बज गई तो भी मालूम है कि बाहर कोई आ गया है। 4 काम एक साथ। और पड़ोस में क्या चल रहा है ये भी ध्यान है। आप सोचिए यार, इस जीव में इतनी विलक्षण क्षमता भगवान ने देकर भरी है, हमने कभी इसके ऊपर लिखा नहीं, इसके ऊपर कभी बात ही नहीं हुई। कितनी विलक्षण क्षमता, कितनी कैपेसिटी है। तो ये विलक्षण क्षमता होती है महिलाओं में। उनका ओरिएंटेशन मल्टीफोल्डेड होता है, कई एक साथ कई पैरेलल पे काम करता है। आदमी का एक ही जगह काम करता है। अब गलती से महिला घर में नहीं है और आदमी को दूध गर्म करने का काम पड़ जाए और इधर टीवी चल रही है, तो आप सब जो पुरुष हैं आप तो जानते हैं क्या होने वाला है। आप जानते हैं क्या होने वाला है। तो टीवी बंद कर सकते हैं या तो या दूध गर्म कर सकते हैं, और टीवी और दूध वाला मामला दोनों चालू है तो गया दूध, तो गॉन। ये फर्क है ओरिएंटेशन में। फिर महिलाएं छोटी मोटी मनोवैज्ञानिक होती हैं। उनकी जो समझ है, मनोवैज्ञानिकता, इसको कह सकते हैं मनोवैज्ञानिकता, दूसरों के मन की बात को समझना, ये जल्दी पकड़ती हैं, जल्दी समझती हैं, एक बार में समझ जाती हैं। पुरुष को टाइम लगता है, पुरुष बार बार क्वेश्चन करेगा, बार बार क्वेश्चन करेगा, तब उसको जाके समझ में आएगी। महिलाएं एक ही बार में देखकर किसी चीज को समझ जाती हैं। रंग, बहुत सारे इसमें सैकड़ों डिफरेंस है, जिनको हम बताएं तो पूरा 5-7 घंटे की बात हो जाए। रंगों के बारे में जानकारियां, महिलाओं का जो कलर परसेप्शन है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है, उनकी चॉइस बहुत बढ़िया होती है। पुरुष रंगों के चक्कर में इतना पड़ते नहीं, 1-2 रंग के बाद में थक जाते हैं, बस ठीक है यार जो भी है ठीक है। तो रंगों के बारे में जो समझ है वो महिलाओं की ज़्यादा होती है, पुरुषों की नहीं होती है। और बाजार में महिलाओं का व्यवहार तो बड़ा रोमांचकारी होता है। वो आराम से एंजॉय करती हैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, उनको मज़ा आता है, उनको मज़ा आता है चीज़ों को देखने में। खरीदारी नहीं करेंगी भले ही, लेकिन वो चीज़ों को देखेगी। आदमी परेशान हो जाएगा, यार जो लेना हो लो यार, चलो यहाँ से। आदमी को नहीं आती ये सारी चीज़ें, उनको आती है, और उसमें उनका पूरा मेंटल मेकअप रहता है इन चीज़ों को लेके कि वो चीज़ उस जगह पड़ी है, जिस दिन चाहिएगी 1 साल बाद में तो उस जगह से वो ले लेनी है।
इतनी क्षमता होती है अंदर। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं अमेरिकन लेडीज की भी कह रहा हूं और एशियन लेडीज की कह रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, मैं साथ साथ बात कर रहा हूं। उनके अंदर ये चीज होती है, सेंस ऑफ कलर, सेंस ऑफ परचेजिंग, बार्गेनिंग, ये सारी की सारी चीजें उनके अंदर होती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं। जब कोई समस्या आएगी, व्यक्तिगत समस्या आएगी, पारिवारिक समस्या आएगी, आर्थिक समस्या आएगी, तो महिलाएं क्या करेंगी और पुरुष क्या करेंगे? जब भी कोई समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो उसके प्रति सोच और व्यवहार दोनों का अलग अलग किस प्रकार से होता है। पुरुष क्या करेगा? जब भी कोई समस्या आएगी तो उसके समाधान में रुचि लेगा, सॉल्यूशन। उसका दिमाग इसी में दौड़ता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। वो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेगा, उसका पूरा ध्यान रहेगा कि मैं कैसे इसका समाधान निकालूं। और जो अंग्रेजी की जो टर्म्स हैं, उन टर्म्स में कहते हैं मैन इन द केव। मैन इन द केव यानी गुफा में चला गया आदमी। चिंतन करते हैं गुफा में जाके, ऐसे तो घुस जाएगा वो, रात दिन इसके बारे में सोचेगा ही सोचेगा, समाधान क्या निकलेगा। महिलाएं क्या करेगी? महिलाएं जब समस्या आएगी तो उसके बारे में बात करेगी, उसके बारे में बात करेंगे, किसी से भी बात कर लेंगे। हमारे घर में ये समस्या है, हमारे यहां ये समस्या है, वो बात करेगी। और उनका इस समस्या के बारे में बात करना भी एक अलग हीलिंग इफेक्ट है। वो बात करती है, उनका मन हल्का हो जाता है और आराम से अपनी बात को शेयर कर लेती है। पुरुष शेयर नहीं करता है। आप जो पुरुष हैं, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको आप दोस्त कहते हैं, तो आप तो क्यों टुकड़ों में जीते हो? इसलिए आपको उनके बारे में समग्रता से पता नहीं कि उनके घर में क्या क्या है, कौन कौन है, कौन कौन रहते हैं। किसी दिन आप अपनी पत्नी को अपने दोस्त के वहां ले जाकर देखिए और फिर वापस आइए। वापस आते वक्त आपकी पत्नी आपको बताएगी कि इस घर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, कितने भाई बहन। आपको तो उनके पिता का नाम भी पता नहीं होता। पुरुष कहते हैं ना मेरा दोस्त है, आपसे पूछ लें उनके पिताजी का क्या नाम है, पिताजी का तो नाम पता नहीं यार, दोस्त है मेरा। दोस्त नहीं है, आप केवल टुकड़े में जी रहे हो उसके साथ। वो पूरा डिटेल में जीती है, शेयर करती हैं। शेयर करने के कारण उनका संबंध प्रगाढ़ रहता है। तो वो बात करेगी समस्या पे। समस्या आने पे पुरुष तो क्या करेगा? सोचेगा, चिंतन करेगा, ये करेगी बात। इसी कारण से पुरुषों में ज्यादा टेंशन रहता है, महिलाओं में कम टेंशन रहता है। पुरुषों में हृदय रोग, हार्ट का अटैक होने के चांस ज्यादा होते हैं, बचीड़ बोलता है। महिलाओं में नहीं बोलता है। किस कारण से नहीं बोलता है? क्योंकि वो बात कर लेती हैं। महिलाओं की दो खास बातें होती हैं, केयर एंड शेयर। केयर एंड शेयर, एक तो केयर ज्यादा करती हैं और दूसरा शेयर ज्यादा करती हैं। और भगवान ने बनाया है, अगर वो केयर और शेयर ना करे तो पुरुषों के भरोसे दुनिया कभी समाप्त हो जाती। तो भगवान ने जिम्मेदारी दी है, पृथ्वी पे महिलाओं को जिम्मेदारी दी है केयर करने की, शेयर करने की। तो ये केयर एंड शेयर की उनकी हैबिट यहां पर भी समस्या के समाधान में भी रहती है। इंटरेस्टिंग डिफरेंस है ना। पुरुषों के साथ एक समस्या होती है कि पुरुष सुनते नहीं है। जैसे एक किताब का तो वो हेडिंग ये, मैन डोंट लिसन। उसका मतलब ये पुरुष सुनता नहीं है। वो समाधान बोलो, इसमें समाधान क्या। महिला को समाधान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने घर की समस्या के बारे में, किसी और के बारे में बात करना चाहती है, और पुरुष बार बार उसको कहेगा तुम ये बताओ, इसका ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। वो उसको करना कुछ नहीं है, उसको बात करनी है। अब अगर पुरुष को समझ में आ जाएगी बिहेवियर है तो सुनेगा, उसको अपने कान देगा, सुनूंगा मैं, आराम से ढंग से सुनूंगा, बात खत्म। लेकिन पुरुष सुनता नहीं है, मैन डोंट लिसन। और यहां आके बात में झगड़ा होता है, उसको लगता है कि मेरी बात को सुना नहीं जा रहा है। और ये सारी ट्रेनिंग, जैसे मैं कह रहा हूं, सारी ट्रेनिंग कॉलेजेस में हो जानी चाहिए।
और ये डिप्लोमा जिसके पास है उन्हीं को शादी करने की इजाज़त होनी चाहिए। अभिनव राजस्थान में जो हमने अभिनव शिक्षा का ढांचा बनाया तो उसमें ये लिखा था, बेबी हमारी जो शिक्षा पद्धति होगी जब हम राजस्थान चलाएंगे तो हम यही करेंगे कि कॉलेज एजुकेशन में ये पार्ट जरूर रखेंगे कि जीवन में जब आप प्रवेश करो, जिम्मेदारी में प्रवेश करो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो एक तो बच्चे संभालने की ट्रेनिंग, जैसे मैं कल आपको बता रहा था छोटे बच्चे कितने कितने टेंडर होते हैं, उनका इंपॉर्टेंट टाइम 6 साल तक का होता है और ये ट्रेनिंग माता पिता को नहीं होने के कारण से वो समय चला जाता है। और भारत में उस समय जाने का मतलब क्या है, भारत का मानव संसाधन उस तरह से विकसित नहीं हो पा रहा जैसे होना चाहिए। तो एक तो ट्रेनिंग ये होनी चाहिए बच्चों को कैसे संभाला जाए। दूसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि स्त्री पुरुष के बीच में क्या मानसिक विभेद है उनको समझा जाए और उस संबंध को कैसे ठीक से जिया जाए। ये 2 प्रशिक्षण होने के बिना विवाह होना ही नहीं चाहिए। उसके वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट है क्या, आप हो क्या विवाह करने के लायक, आप हो क्या बच्चे पैदा करने के लायक, पहले से सर्टिफिकेट होना चाहिए। संभाल लोगे बच्चों को, ट्रेनिंग ही नहीं है तुम्हारी, नॉलेज ही नहीं तुम्हें। अभी कह रहे हैं ना, आज मैं न्यूज़ में कहीं पढ़ रहा था कि दिल्ली में मेट्रो अब चालू होगी तो मेट्रो के पहले अनिवार्य होगा मास्क लगाना, अनिवार्य होगा वो सारा अपने पास ऐप रखना अनिवार्य होगा। यार एक मेट्रो में एक छोटी सी बीमारी से बचाव के लिए आप इतना कुछ पहले से कह रहे हो, बचाव होना चाहिए। विवाह जैसी संस्था में आप धकेल रहे हो किसी को और उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं, उसको कोई प्रशिक्षण नहीं। तो अगर हम अभी तक इसके बारे में नहीं जानते थे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप जानेंगे तो आपको लगेगा नहीं बहुत कुछ मिस हुआ है। ये मेरा उद्देश्य था ये बात आपसे शेयर करने का। तो खूब सारे डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। स्त्री पुरुष संबंधों में खूब सारे जोक्स भी मैं मेरी क्लासेस में कहता रहता हूं। मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूं भारत कैसा समाज है, तो मुझे कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है। तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है, लिखा हुआ है पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन भारत पुरुष प्रधान समाज है नहीं। हकीकत में आप सर्वे करेंगे तो पता लगेगा भारत महिला प्रधान समाज है। जैसे राष्ट्रपति है ना, नाम का तो होता ही राष्ट्रपति, उसके नाम से चलता है भारत का शासन। असल पावर किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। तो लगभग सब जगह ऐसी हालात हैं। और प्रधानमंत्री को क्या थोड़ा सा तेज रहना पड़ता है, क्योंकि ताकत में पुरुष मजबूत है, तो ताकत से तो उसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता, उंगली पे नचाया नहीं जा सकता, तो फिर दिमाग काम आता है। उसके कारण से वो अपना कंट्रोल करती है। तो महिला प्रधान समाज है। शी इज ऑलवेज राइट, वो हमेशा सही होती है, गलत होती ही नहीं है। अगर घर में ग्लास आपके हाथ से फूट गई है तो बहुत भारी गलती है ये, और गलती नहीं है ये। फिर पुरुष का पूरा कुंडली पीछे तक की वो कुंडली निकाली जाएगी कि ये इतने इस तरह के लोग हैं ये लोग। तो कहते हैं क्या करना चाहिए, ऐसे में पुरुष को चुप रहना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए ग्लास महिला के हाथ से फूट गई है तो क्या करना चाहिए, गलती महिला की तो क्या करना चाहिए, तो भी चुप रहना चाहिए। वो महिला की गलती नहीं, किसी और ने वहां पर वो ग्लास रख दी थी। शी इज ऑलवेज राइट। और इसकी अपनी एक ब्यूटी है, इन चीज़ों की अपनी एक ब्यूटी है। तो ऐसे खूब सारे जोक्स हैं, वो इसको खूबसूरती देते हैं रिलेशन को। आखिर में मैं आऊँगा इस बात पर कि हम क्या कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष हम लोग क्या निकालना चाहते हैं। निष्कर्ष क्या निकालें इस पूरी कवायद का निष्कर्ष? चलो भारतीय संदर्भ में निकाल लेते हैं। क्या निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन क्या है? तो सबसे पहला कंक्लूजन यह है कि ये जो रिश्ता है स्त्री पुरुष का, ये रिश्ता पूरक है एक दूसरे का, कॉम्प्लीमेंट्री है। स्त्री पुरुष संबंध कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का पूरक है। भगवान ने इसी हिसाब से इसको बनाया और भगवान का ये सिस्टम है, आप मान के चलिए कि कभी भी कोई चीज बिना कारण नहीं होती है। यहां पे हर चीज का अपना कारण है। उन्होंने महिलाओं को ऐसा क्यों बनाया, उसका अपना कारण है। पुरुषों को ऐसा क्यों बनाया, अपना कारण। उनको सृष्टि चलाने के लिए सारा डिजाइन करना था। हम हमारा एक्स्ट्रा दिमाग उसमें नहीं लगाएं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, सब फालतू की बात। उन्होंने अपना डिजाइन कर दिया।
हमें उस डिजाइन का रेस्पेक्ट करना आना चाहिए। तो ये जो रिश्ते हैं स्त्री पुरुष के एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान ने जो ओरिजिनली बनाया उसको पूरक बनाया। इनके बीच में प्रतिस्पर्धा बिल्कुल ही गलत है, होनी नहीं चाहिए। और इनके बीच में अपोजिट वाला संबंध, विरोधी संबंध, वो भी नहीं होना चाहिए। ये जो अपोजिट सेक्स हम यूज करते हैं शब्द, विपरीत लिंग, ये शब्द गलत है, टेक्निकली गलत है। एक दूसरे का अपोजिट है ही नहीं, हम बना रहे हैं जबरदस्ती अपोजिट। तो वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा क्यों करेंगे? प्रतिस्पर्धा कहां जरूरत है? प्रतिस्पर्धा की कोई जरूरत ही नहीं है। साथ चलना है, कोऑपरेशन करना है, और इसके लिए बनाया इनको कॉम्प्लीमेंट्री। तो प्रतिस्पर्धा की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी वर्डिंग देने की जरूरत नहीं है। लड़कियां निकल रही आगे, लड़के रह रहे हैं पीछे, फालतू की बात है। सभी आगे बढ़ना चाहिए, सभी आगे बढ़ना चाहिए। प्रतिस्पर्धा की भाषा भी क्या है? फिर एक दूसरी तरफ ले जाएगी, या तो फिर इस तरफ और या फिर इस तरफ, उधर नहीं जाना। प्रतिस्पर्धा शब्द गलत है। अपोजिट या विरोधी एक दूसरे के किसी भी रूप में कोई विरोधी नहीं है। ये क्या है? पूरक है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको दो चीजें करनी चाहिए। एक तो सम्मान, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, और दूसरा समझ। ये दो डेवलप करनी चाहिए। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, परस्पर सम्मान, और समझ, रिश्तों की समझ, ये विकसित करनी चाहिए। ये दो काम करने चाहिए, परस्पर सम्मान और परस्पर समझ, रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ये इसका हमको निचोड़ निकालकर इस फील्ड में काम शुरू करना चाहिए। एक तो इनको मान लें कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक है। दूसरा, इनको चलाने के लिए इस भाव से काम करना चाहिए, सम्मान के भाव से एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे को समझें, समझ का भाव विकसित करें। ये जितना विकसित करेंगे उतना ही ज्यादा मामला ठीक चलेगा। और मैंने जब शुरुआत की थी, मामला किसके लिए ठीक चलेगा? दोनों के लिए भी ठीक है, उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी ठीक है, बच्चों के लिए भी ठीक है, समाज के लिए ठीक है, देश के लिए ठीक है। इतना महत्वपूर्ण ये काम है। और जितना जल्दी हम इस पर चर्चा शुरू करें, जितना जल्दी इसका प्रशिक्षण शुरू करें, प्रशिक्षण का मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मल क्लासेस की जरूरत नहीं है, लेकिन बात तो शुरू हो, इस पर बात तो शुरू हो कि भाई ये डिफरेंसेज है इनके बीच में। तो इनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। महिलाओं को रेस्पेक्ट करना चाहिए कि पुरुष इस स्थिति में ऐसे ही सोचता है, पुरुष ऐसे ही होते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पुरुषों को महिलाओं को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि महिलाएं ऐसी होती हैं, इसको अभी ऐसा फील हो रहा होगा, तो उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, उस फीलिंग का सुनना चाहिए, उनकी बात को ढंग से सुनना चाहिए। अरे यार तुम बार बार ये क्या बात करते हो, अरे बार बार ये क्या करते हो, महिला पुरुष को शिकायत कर, तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ बढ़नी चाहिए, और ये समझ जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा रहेगा। और होता क्या है, 25 वर्ष की आयु में जब शादी होती है तो 25 से अगले 25 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 50 साल के होते हैं जब तक। और ये सारा झगड़ा फसाद, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग इसी क्रम में हो जाती है। ये 25 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि वो रहना तो उनको और 25 साल साथ में है, 25 साल से आगे 25 साल और साथ रहना, वो 25 साल तो अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं। बाद में तो प्रेम बढ़ जाता है आपस में। बाद में जब बच्चे छिटका देते हैं ना, तो वापस अपने आप समझना उनको आता है इस संबंध का, अभी यार अपने को आपस में तो ठीक से रहना पड़ेगा, तो वो वापस लाइन पे आते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं 25, ये खराब कर देते हैं। इन 25 वर्षों के लिए मैं कह रहा था। बाद में तो आप देखो 60-70 के बाद में तो आपस में प्रेम फूटता जोरदार वाला, कोई शिकायत नहीं एक दूसरे से। ये समाज की ब्यूटी है। लेकिन ये 25 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 25 वर्षों में उनको कैसे जीना चाहिए। जैसे एक इमोशनली कहीं आता है कि महिलाएं जो दे बिहेव लाइक ए वेव, खूब सारे इसमें विशेषण इन्होंने उपयोग किए, बड़े प्यारे प्यारे से। इन लोगों ने बहुत मेहनत की इस पे। वो कहते हैं मैन आर लाइक रबर बैंड्स, आदमी जो होता है रबर बैंड की तरह होता है। और जो वीमेन है वो वेव्स में चलती है, भावनाएं उफान आएगी, एक बार जोरदार आएगी थोड़ी देर के लिए, फिर वापस एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। वो वेव्स में चलती है। थोड़ी देर में आपको लगेगा बस ये घर बिखरा, थोड़ी देर वापस शांत होकर नॉर्मल अपना काम शुरू कर देगी। इसकी कैपेसिटी है सब सहन करने की। और
पुरुष रबर बैंड की तरह काम करता है, बहुत ज्यादा घनिष्ठता और फिर एकदम चला गया दूर, बहुत घनिष्ठता बहुत चला गया एकदम। रबर बैंड होता है ना, ऐसे काम करता है, स्थायी नहीं रहता। यह था इसका निष्कर्ष कि हमें इन संबंधों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये जो संबंध है ये समाज में सबसे महत्वपूर्ण है और इन संबंधों पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है। अगर ये संबंध अच्छे चलेंगे, बढ़िया से चलेंगे, तो मामला ठीक ठीक बैठ जाएगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इतने प्रेम से, मैं समझ सकता हूं कि ये कैसी गंभीर बातें जो पहले कभी हुई नहीं है, और आप लोग मुझसे जुड़ते हो, सुनते हो, तो आपका मैं धन्यवाद करूंगा इस रेस्पेक्ट के लिए। और उम्मीद करूंगा कि ये जो हमारा संवाद है 8:15 बजे का, ये संवाद धीरे धीरे सार्थक होता जाएगा। स्टूडेंट्स को मैंने प्रॉमिस कर रखा कि मैं आपको क्लासेस लूँगा, लेकिन बीच में कभी जो जिनको क्लास की ज़रूरत नहीं है, जो समाज में आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए भी क्लास ज़रूरी है और ये जीवन की क्लास है। भारत में इन क्लासेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं 3 तरह की क्लासेस की बात करता हूँ। एक तो हमारा जीवन कैसे सार्थक हो, इसकी क्लास होनी चाहिए। फिर हमारा संबंध कैसे सार्थक हो, ये जो अभी मैंने बात की, अलग अलग संबंध है, हमारे स्त्री पुरुष के संबंध हैं, लेकिन पिता पुत्र के, हमारे बच्चों के साथ संबंध, वो भी महत्वपूर्ण है, उनका भी प्रशिक्षण मैंने बात की, आपको वो होना चाहिए। जीवन कैसे सार्थक हो, हमारे संबंध कैसे सार्थक हो, और हम एक नागरिक के रूप में कैसे अपना आप को सार्थक साबित करें लोकतंत्र में, कि ये देश हमारा है, हम इसके नागरिक हैं और हमें इस देश को अच्छे से चलाना है, वो जिम्मेदारी हम कैसे सीखें, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। संबंध अगर सीखेंगे तो हमारा परिवार मजबूत होगा, और अगर हम जीवन को सार्थक बनाना सीखेंगे तो इस धरती पर आना हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, उसका कोई न कोई अच्छा परिणाम निकल जाएगा और हम सृष्टि को कुछ दे जाएंगे। लॉकडाउन के पीरियड में ये तीनों चीज़ें सोचना जरूरी है। अभिनव राजस्थान अभियान जो हम लोग चलाते हैं वो कोई बहुत छोटा अभियान नहीं है। हम ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जो बड़ा लालायित हैं वोटों के लिए, सत्ता पाने के लिए। हम लोगों का मिशन है एक नई व्यवस्था की रचना हो, ऐसी नई व्यवस्था की रचना हो जिसमें सब लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि परिवार में समृद्धि भी हो और परिवार में खुशी भी हो। इस प्रकार की एक रचना करें और हम पूरे समाज को एक साथ एक धागे में बांध दें, और वो समृद्धि हमारी प्रकृति के साथ भी चले और हमारी संस्कृति के साथ भी चले। इन तीनों का संगम हो अभिनव राजस्थान, ऐसा हम लोग बनाना चाहते हैं। कईयों को ऐसा लगता है कि ये बहुत आदर्श परिकल्पना है और ऐसी परिकल्पना धरती पर पूरी हो नहीं सकती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि एक दिन मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और हम लोग राजस्थान को एक बहुत सुंदर सा समाज, एक बहुत सुंदर सा प्रदेश बना कर रहेंगे। लेकिन लोगों को साथ आना पड़ेगा। सब्जी मैं बना दूंगा, लेकिन किसी को सब्जी काटनी पड़ेगी, किसी को सब्जी साफ करनी पड़ेगी, किसी को आटा गूंदना पड़ेगा, किसी को कुछ काम करना पड़ेगा। बाकी काम मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा सहयोग करना पड़ेगा। और फिर मैं उदाहरण देता हूं उनको कि धरती पे बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर दिया है, तो राजस्थान के लोग भी कर सकते हैं। मैं नीदरलैंड का उदाहरण देता हूं, मैं स्वीडन का उदाहरण देता हूं, नॉर्वे का देता हूं, सिंगापुर का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का भी कितने चर्चा में महिला। तो ऐसे लोगों ने काम किया है, ऐसे समाज खड़े किए हैं। नॉर्वे का कभी भी आप जाके गूगल करिए, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों से बात करता रहता हूँ जो भी वहाँ रहते हैं, उनसे पूछता हूँ वहाँ की स्कूल कैसी है, समाज कैसा है, हंसी खुशी कैसी है, हैप्पीनेस इंडेक्स में उनका क्या हाल है। तो वहाँ जो ये चीज़ें हुई है, ये मेहनत वाला काम वहाँ पर हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्वे वगैरह में ऐसे कानून है कि अगर आपका बच्चा लगातार से रो रहा है, आप उसका ध्यान नहीं करते हैं, तो पड़ोसी शिकायत कर देते हैं और आपको जेल हो सकती है। यानी माता पिता होना वहाँ मजाक नहीं है, आपको बहुत जिम्मेदारी से माता पिता के रूप में रहना होता है। इसलिए नॉर्वे आज दुनिया का जो इंडेक्स है स्वस्थ रहने का, शिक्षित रहने का, इनकम अच्छी होने का, सब तरह से जो हम कल्पनाएं करते हैं परिवार के रूप में, वो नॉर्वे में बहुत अच्छा है, स्वीडन में बहुत अच्छा है, फिनलैंड में अच्छा है, न्यूजीलैंड में अच्छा है। अच्छा होने का कारण क्या है कि वहाँ के लोगों ने जीवन को समझा है और जानवरों की तरह नहीं रह रहे हैं, आगे सुबह रोटी खाई सो गए शाम को और जानवरों की तरह समय व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसके कारण से उनका जीवन अच्छा हो गया। मेहनत की उन्होंने, नीदरलैंड्स में उन्होंने मेहनत की है, कमाल कर दिया उन लोगों ने। हॉलैंड के लोगों ने कमाल कर दिया कि यार ये जेल में इतने लोग रहना, अपराध समाज में होना जड़ से ही खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, 2009 से वो मेहनत करने लगे और उन्होंने सबने मिलके, समाज और शासन ने मिलके, और समाज से अपराध को खत्म कर दिया। नीदरलैंड में कोई जेल नहीं है। आप कल्पना करोगे, इसी मानव को उन्होंने ऐसा प्रशिक्षित कर दिया है, ट्रेंड कर दिया है कि नीदरलैंड में कोई जेल नहीं है, जेलें खाली हो गई।
अपराध कोई कर ही नहीं रहा, एक दूसरे का इतना रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि लड़ाई हो ही नहीं रही है वहाँ पे। जब वो कर सकते हैं तो राजस्थान के लोग भी कर सकते हैं। वंदे मातरम करना है, इनकलाब जिंदाबाद करना है, जय हिंद करना है, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के सपनों को पूरा करना है, महात्मा गांधी के सपने अधूरे हैं उनको पूरा करना है, महर्षि अरविंद की जो भविष्यवाणी थी उसको साकार करना है। आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं, आपका परिवार, आपका जीवन बहुत अच्छा रहे, आप लोग खुश रहें और आगे बढ़ें और अभिनव राजस्थान बनाने में हमारा सहयोग करें। नमस्ते।